आज एजुकेशन टॉक के हमारे एपिसोड में मौजूद है बहुत ही अहम व्यक्ति। एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने अपना नाम बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। हमारे साथ प्रियदर्शनी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के एआई के चेयरमैन डॉक्टर गजेंद्र असुरकर सर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे एआई के बारे में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि एआई क्या वाकई में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है जो हमारे सरों में या हमारे दिमाग में डाला जा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए धन्यवाद। सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि एआई की जर्नी या फिर आपकी जो जर्नी है कैसी रही है अभी तक? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र टाइम को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस प्रमुख विषय पे बात करने के लिए। एआई को लेके जो आपकी जिज्ञासा या लोगों में जिज्ञासा है उसका इतना जानना जरूरी है कि एआई वो टेक्नोलॉजी है और एआई का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डिसीजन मेकिंग के लिए। जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जो अपने को नहीं समझ में आई उन सब चीज़ों में डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। और आने वाले टाइम में जो इसका मेन है, जो प्रेडिक्शंस वगैरह है, जो अभी जो हम एआई पे काम कर रहे हैं, ये वीक एआई है। और वीक एआई में आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती है। आप अभी एआई यूज़ कर रहे हैं तो एआई में जनरली क्या कर रहे हैं कि आपकी सीरी है या गूगल मेटा है या बाकी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ आपको पूछना है, कोई प्रश्न है, तो एआई में हम क्या कर रहे हैं कि एआई बेसिकली आपको वो सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगा जो आपको मालूम नहीं होते या जो आप जानना चाहते हैं। तो ये जिज्ञासा है, मतलब ये एक जनरल पर्सपेक्ट हो गया। और अगर हम इसको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्ट से सोचें तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्ट में इसको हम ये कहेंगे कि इसके दो पहलू है, एक आप लोग कैसे देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी कैसे देख रही है। तो जनरल इसमें आप एआई को देखेंगे तो ये आप जैसे जिज्ञासा है उसको पुनर्स्कर, जैसे सीरी है, बाकी सारी टेक्नोलॉजी। जहाँ तक एआई का सवाल है, ये आने वाले समय में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होगी। और ये आज की नहीं है। जिस तरह से आपने कंप्यूटर्स थे, तो जिस तरह से पहले कंप्यूटर्स आए तो लोगों को लग रहा था कि कंप्यूटर्स आने से लोगों के जॉब जाएंगे, ये जाएंगे, ये ऐसा क्या है। तो कंप्यूटर आज की तारीख में एक वो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस की ही एक नई जो एडवांस है वो है एआई। कंप्यूटर को जब हम कंपेयर करते हैं, कंप्यूटर से सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें आपकी प्रोग्रामिंग फिक्स होती है, लेकिन एआई में आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कार्यक्रम के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से उसको अपन बदल सकते हैं। सर मुझे एक जानना था कि जैसे एआई को हम लोग देख रहे हैं एक थ्रेट के तौर पे, अगर आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले समय में इंसानों पे एआई राज करेगा या तो फिर इस धरती पे वो इंसानों का नाश कर देगा। आप इस वक्तव्य से या उनके इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? बहुत ये प्रश्न कैसा है, ये जनरल पर्सपेक्टिव है, क्या पर्सपेक्टिव है क्या। अभी टेक्नोलॉजी हर आदमी के दिलो दिमाग में पूरी तरह से छा गई है। आज आपका सादा सा फ़ोन ले लो, आपकी कोई भी चीज़ ले लो, तो आप क्या खा रहे, आप क्या पी रहे, आप क्या सोच रहे, आप क्या देख रहे, यहाँ तक आपके मोबाइल फ़ोन पे है। अब ये मोबाइल फ़ोन बोले तो आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या जितनी भी सोशल मीडिया के साइट्स है वहाँ से आप जितने जुड़े रहते हैं, आप अपने घर के मेंबर से जितने जुड़े नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा आप मोबाइल और इस डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। अब बताइए, सारी चीज़ें को जब वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जो कहीं और बैठा है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं, आपको मालूम नहीं वो काला है या गोरा है, दिखने में कैसा है या नहीं है। अब ऐसी सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में जो एलन मस्क ने कहा कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो ये उस बात की संभावना है। अब यहाँ पे हर किसी को ये सोचना है कि टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कितना हावी होने देना है, टेक्नोलॉजी को किस कंफर्ट के लिए किस लेवल तक अपने को वापरना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एआई में जो होती है वो होता है आपका, सबसे पहले तो आपका डाटा होता है, डाटा के बाद में जितनी भी चीज़ें होती है उसमें ट्रेनिंग होता है, टेस्ट होता है और वैलिडेशन होता है जी। आप ट्रेनिंग किससे चीज़ से भी कर सकते हैं। अब किसी को आप पढ़ा रहे, एआई टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे, आप पढ़ा रहे हो लेकिन उसको टेस्ट भी करो। आप मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देखते हो,
पढ़ते हो, लेकिन आपका अपना जो दिमाग होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। आपका अपना सोच होती है, अपनी उसको मानना या नहीं मानना, सही है या गलत है, और किस हद तक उसको वैलिडेट करना, ये निर्णय लेने की क्षमता हर इंसान में होनी चाहिए। आपको अगर टेक्नोलॉजी बोल रही है, कोई डिवाइसेस बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि ये सही है, व्हाट्सएप में सारी चीज़ें आती है, 100 चीज़ें आती है, 100 नैरेटिव्स आते हैं, लेकिन उन सब नैरेटिव्स को सही है या गलत है, ये किस हद तक हमने मानना चाहिए, किस हद तक नहीं मानना चाहिए, व्यक्ति पे। और आपको बता दूं कि आज भी जिस एआई की हम बात करें, ये एआई एक वीक एआई है। ओके। मतलब जिसको हम बोलते हैं वीक एआई। वीक एआई मतलब एक बेसिक, जैसे सीरी वगैरह आप वापर रहे, इसमें आप सिर्फ प्रश्न पूछते, प्रश्न के उत्तर देते। खतरा वहाँ पे नहीं, खतरा वहाँ पे कि आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उस पर एक्ट करते हैं और किस तरह से उस पर एक्ट करते हैं। अब आप मान लीजिए मोबाइल में आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आप इतना आ गए, और वो व्यक्ति किस तरह से अपना एजेंडा या किस तरह से अपनी चीज़ें चला के किस तरह से वो ये कर सकता है। आप मोबाइल में देखिए, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वही चीज़ आपके सामने आती है। वो आपके थॉट प्रोसेस को भी चेंज करने की ताकत रखती है। अब जब आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी तो वो आपको किस तरह से लेके जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि हमें किस हद तक, कहाँ तक उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कहाँ पर उसको रोकना है, कहाँ पे उसको इनवैलिड करना है। आपको लग रहा है ये चीज़ गलत है, उसको वहीं पे आप सोशल मीडिया में करिए, ये गलत चीज़ है, ये नैरेटिव्स फेक है, आप ब्लॉक करिए। किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस अगर आप पे होगा तो ये स्वाभाविक है कि दुनिया को तबाह कर सकती है। तो आप तो जानते हैं आजकल मोबाइल में आप भी जुड़े, हर कोई जुड़ा हुआ है। आदमी जितना अपने घर के लोगों से जुड़ा नहीं है, अपने दोस्तों से जुड़ा नहीं, उससे ज़्यादा तो मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो मोबाइल में क्या है, सब एआई है। असुरकर सर, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आती कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग एआई से घिरे हुए हैं, तो अगर एआई को हमने बनाया है तो हम उसके क्रिएटर हुए। और जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में एक एआई ने एक इंसान को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसको थ्रेट समझ बैठा था। उसके मशीन के अंदर कुछ कोडिंग हो गई थी या खुद ने उसने वो कोडिंग डेवलप कर ली थी और उसने उस इंसान को मार दिया था। तो क्यों हम ये ना समझे कि आने वाले समय में एआई जो है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो हम इंसानों पे भी भारी पड़ सकता है। नहीं, मेरे इसमें तो शायद ये है नहीं कि ऐसा कुछ हुआ करके, लेकिन ये चीज़ें कैसा एक परसेप्शन है, और एआई इटसेल्फ अ परसेप्शन और एक्शन, मतलब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती। परसेप्शन मतलब आप एआई को कहाँ से वापर रहे एंड यूज़र है अपन व्यक्ति लोग, और वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से चीज़ें लेना और एनवायरनमेंट में ही उसको देना। आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, है ना। तो जो आपका प्रश्न है उसको मैं परसेप्ट कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। तो परसेप्शन और एक्शन हो गई। अब ये परसेप्शन और एक्शन में जो अपन एआई की बात कर रहे हैं, एआई आज जिस भी एआई की बात करें, इस एआई का उद्देश्य ये सारी चीज़ें नहीं जो आप सोच रहे हैं आज। एआई का उद्देश्य जो है, एआई एक टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका उद्देश्य है कि ऐसी सारी चीज़ें जो कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, जैसे आप स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपकी अनप्रिडिक्टेबल होती है। हमारे जैसे नए लोग हैं जो अगर स्टॉक मार्केट में जाने उनको कुछ मालूम नहीं रहता, अब उसके लिए हमारा क्या है, ज्ञान शून्य है। तो जहाँ पे भी चीज़ें हमें मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, ऐसी जगह पे एआई का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। क्योंकि एआई में का एक मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी होशियार हो, वो ओमनीसेंट है, मतलब सर्वज्ञानी कोई भी नहीं है। राइट। मैं मेरे डोमेन में एक्सपर्टाइज हूँ, आप आपके डोमेन में, कोई अपने डोमेन में। बिल्कुल। अगर मुझे मेरे डोमेन के अलावा दूसरे डोमेन में, जैसे मैं टीचिंग में और मुझे स्टॉक मार्केट में आना है, तो मुझे वहाँ का कुछ मालूम नहीं, तो एआई मुझे मदद कर सकता है। अब एआई मेरी मदद कर सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अब एआई में मेरे को कौन किस तरह से मदद करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन हमें जिन्हें या सही मदद कर रहा है, तो वहाँ पे एआई का रोल आता है। और जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे थ्रेट तो रहती है ना। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो किसी उद्देश्य से चलाना चाह रहा है, किसी उद्देश्य से वो बढ़ाना चाह रहा है, किसी का नेगेटिव एजेंडा है, तो वहाँ पे तो थ्रेट रहेंगी। ये हमें सोचना होता है कि कौन सा एआई टूल्स या कौन सी वेबसाइट
आज जो उपलब्ध है वो ऑथेंटिक है, और जो अगर ऑथेंटिक है उसी को वैलिडेट करना है, और जो वैलिडेटेड है, ऑथेंटिक है, या जिसका कुछ अच्छा ये है, मतलब स्टैंडर्ड है, उसी को आप मानिए। आप बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आप हर चीज़ को थोड़ी मान सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शंस आप देखिए, कैसे वो उठता है, कैसे गिर जाता है, किस तरह से अपने को नुकसान होता है। तो ये सारे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न होते हैं, उसके लिए आता है। और मेन जो एआई का उद्देश्य है ना, एआई इज़ बेसिकली फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स विच अब आने वाले टाइम में लोग रहते ही नहीं, है ना, कई लोग अकेले रहते हैं, हर कोई हर प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकता। तो ऐसे अनुत्तरित प्रश्नों के लिए जो वैलिडेट हो, उसके लिए एआई एक अच्छा टूल है। डॉक्टर साहब, मेरे को ये जानना था, कई लोगों के सवाल ये है एआई से रिलेटेड कि जितने भी अभी हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, कहीं मोदी जी की आवाज़ में कुछ बोल दिया जा रहा है, कहीं जो बाइडेन की आवाज़ में कुछ बोल दिया जा रहा है, और फिर उनको आगे खंडन करना पड़ता है कि ये हमने नहीं बोला था। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में वोट्स को रिग करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसको फेक है पहचानना कितना मुश्किल होगा आने वाले समय में? एआई इस्तेमाल किया जा सकता है, हो रहा है जी, क्योंकि पिछले साल मतलब अपन बोल नहीं सकते, यूरोप्स में, अमेरिका में इलेक्शंस वगैरह में इसका इन्फ्लुएंस तो रहता है, अपने आप ही हो रहा है। जी, विषय यहाँ पे ये है कि इंसान अपने आप में एक इंटेलिजेंट होता है, जी, और जिस तरह से अपने यहाँ पे रोज आज भी अभी भी अपन जब बात कर रहे हैं तो ऐसे कई फेक वीडियोस जनरेट हो रहे होंगे, और हर फेक वीडियोस के पीछे कुछ एक इंटेंशन होता है, एक नैरेटिव होता है। अब ये सारे नैरेटिव्स को हमें समझना पड़ता है, ये हमारे रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन सी चीज़ को कैसा समझ रहे हैं, उसको कैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इवन सोशल मीडिया पे या कोई डीप फेक में कोई भी चीज़ आपको तभी प्रभावित कर सकती जो सनसनी हो, सेंसिटिव हो। अगर कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीज़ आती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आप जनरली हेडलाइंस को पढ़ते हैं जी। अब हेडलाइंस कई बार बहुत सेंसिटिव बना दी जाती है ना। सेंसिटिव बनाने के बाद क्या होता है, आज लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं, नीचे का कंटेंट नहीं पढ़ते। तो कई बार हेडलाइंस को अपन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नीचे के कंटेंट को इग्नोर। तो नीचे के कंटेंट को जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ समझ में आती है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो कोई भी चीज़ आप तक आ रही है, डीप फेक आ रही है, तो उसके पीछे समझिए कि इसके पीछे क्या नैरेटिव, क्यों ये करना चाहते, किस टाइम पे आ रही है, कौन इसके पीछे। तो इसमें से हर कोई व्यक्ति अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्ञानी है, और उतनी उनकी रीजनिंग होती है, और कोई भी चीज़ को आप आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ पे भी आपको लगा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, सेंसिटिव है, या आसानी से अपन मान नहीं रहे, तो समझिए उसमें थोड़ी सी मालूम कर लीजिए। आपके पास में मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में चेक कर लीजिए। उसको चेक करने के बाद 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि इसकी स्टोरी कहाँ से है, इसके हेडलाइंस क्या है, कहाँ की स्टोरी है। और 2 मिनट में सिर्फ आपको अगर वो पता चल रही है कि ये गलत न्यूज़ है या डीप फेक है, या इसका समाज पे या सोसाइटी पे एक गलत परिणाम हो सकता है, तो आप ऐसा सिविलियंस, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको तुरंत सोशल मीडिया पे ये करके डीप फेक करके ब्लॉक करिए। आपके फेसबुक में आप करिए कि ये अभी डीप फेक चल रहा है, ये फेक है, रिपोर्ट करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर जगह पे आप साइबर सिक्योरिटी और इस पे भरोसे नहीं रह सकते। तो ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ये ऐसा ऐसा है, देखो उसको वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, ये करो, उसकी हिस्ट्री पूरी मिल जाती है। आज तो हर इमेजेस का आपका लोकेशन है, हिस्ट्री है, वो मालूम पड़ जाती है। तो जैसे भी आपको मालूम पड़ा ये डीप फेक है, उसको वहीं पे ख़त्म करो। आप एक ने ये किया तो इसको कहते हैं सो ब्लॉकिंग द चेन, वो वही रुक जाता है। ओके असुरकर सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई इमेज है जिसको मॉर्फ किया जा रहा है, तो अगर वो इमेज मॉर्फ होती है, या फिर जैसे आपके फ़ोन में एआई है, आजकल तो सारे फ़ोन में इनबिल्ट एआई आने लग गया, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक एआई होता है। तो सर क्या ये मोबाइल फ़ोन अपनी सारी बातें, हम लोग जो अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, क्या वो बातें सुन रहा है, और वो बातें अगर अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, तो हमारी पर्सनल बातें एआई किस हद तक अपने पर्सनल बातें भी वो अपने अंदर में स्टोर करके रख रहा है विदाउट आर एक्नॉलेजमेंट?
ये तो आपके एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इसमें एथिक्स होते हैं। और एथिक्स में कई बार आपने देखो कि आप कई बार वेबसाइट आप ये बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं। जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वो पूछता है आपसे कि मैं आपकी कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करूँ क्या, मैं आपके इमेज गैलरी को एक्सेस करूँ क्या, मैं आपके चैट एक्सेस करूँ क्या, मैं आपके व्हाट्सएप एक्सेस करूँ। आप उसको कंसेंट देते हैं। आप कंसेंट मत दीजिए। आप कंसेंट दे रहे हैं तो वो आपका माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, आपका कैमरा यूज़ कर रहा है, आपके कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहा है, आपकी चैट यूज़ कर रहा है, आपकी सारी जो बातें हो रही है उसको यूज़ कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फ़ोन है ये आपकी हर चीज़, अभी भी हम जो बात कर रहे हो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुन रहा है, सेव हो रहा है। अगर मैंने किसी वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन को कंसेंट दिया है तो यहाँ पे हम जितना जागरूक रहेंगे, जितने हम सतर्क रहेंगे, उतना ही अपन सुरक्षित रहेंगे। सतर्कता में ही सुरक्षित है। और जब भी आप कंसेंट दे रहे तो सोचिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपकी वनरेबिलिटी क्या है जी। आप अगर कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हो या आप कोई बहुत बड़ी ऐसी पोस्ट पे हो तो फिर आपको सतर्क रहना जरूरी है। अब सामान्य आदमी को क्या लेना देना है वो तो अपने, लेकिन सामान्य आदमी का भी आजकल जो कंप्लीट परसेप्शन जो जनरेट होता है, इलेक्शंस हो गया या कोई भी नैरेटिव्स हो गए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हम लोग जनरली हर सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मेरा क्या करना है, लेकिन उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी हर चीज़, हर की समझ, उसके एक्शन हर जगह पे रिकॉर्ड हो रही है, हर जगह पे वो सेव हो रही है और उसके हिसाब से एक परसेप्शन और एक नैरेटिव तैयार होता है और नैरेटिव पे लोग खेल रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें विदेशों में सेव है, तो विदेशों से इसका नैरेटिव सेट होता है, उसके हिसाब से वो चीज़ें बनती है। ये करोड़ों का बिजनेस है, अरबों का। डॉक्टर साहब, जैसे आपके यंग स्टूडेंट्स होंगे कुछ जो एआई में रुचि लेते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है कि एआई में और क्या एडवांस हम लोग लर्निंग कर सकते हैं, उनको आप किस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, उनको आप किस तरीके से एजुकेट करते हैं कि एआई में ये आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपको फ़ायदे मिलेंगे आगे जाके, आप किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं कि आप एआई सीखिए? अभी सबसे ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो बच्चे, जैसे मैं भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस मशीन लर्निंग का चेयरमैन हूँ और 2019 में ये 2019-20 के करीब ये प्रोग्राम आया था। 21 में बोर्ड की स्थापना हुई थी और ये पहली बैच अभी इस साल पास आउट हुई। तो मुझे जिस समय हमने शुरू किया था उस समय हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि किस तरह से करें, तो IITs, NITs और IIITs वगैरह के प्रोफेसर से मिलकर स्कीम लिखी। लेकिन जो अभी हम पहली बैच जो आई और मैं जिन बच्चों से अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें देखा कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके CV कि आने वाले टाइम में भारत में AI की प्रतिभाएं बहुत रहेंगी। आज फिर भी हम लोग उतना नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि उनमें एक जिज्ञासा है और वो आपसे बहुत बेहतर करना जानते हैं। और अभी कैसा हुआ कि ये जिस तरह से अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि आज आपके लिए पूरी दुनिया खुली है और दुनिया खुली होने के कारण हर कोई हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। अभी जब मतलब कोरोना के समय बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती थी, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी ऑनलाइन कोर्सेज किए, NPTEL में बहुत सारे बच्चों ने IITs के भी किए। तो वो बच्चे इतने आगे हैं कि आज वो बच्चे जब प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं और उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे अपने आप फंडिंग का आता है, तो फंडिंग को लेके गवर्नमेंट एजेंसी से हमारा यही रहेगा कि ऐसे अगर बच्चे आगे आ रहे हैं तो वो ज़्यादा ऑफिशियल या फॉर्मेलिटी ना करते हुए उन पे विश्वास करें। आप ये सोचिए कि ठीक है, मैं ये AI का एक प्रोजेक्ट कर रहा है तो सरकार ने भी सोचना चाहिए कि ठीक है, तेरे को पैसे की कमी नहीं है, तू कर। क्या होगा, सरकार बहुत सोचती कि ये पैसे का क्या होगा, 5-10 लाख या 20 लाख जो भी है, अगर आप उस बच्चे के रिसर्च पे खर्चा करें तो सोच लीजिए डूब गए करके। लेकिन वो अगर उसमें से 1% भी बच्चे ने अगर बहुत मेहनत करके उठा लिया ना तो वो 100 बच्चों को लेके आगे आ सकता है। तो सरकार ने फंडिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए और फंडिंग के लिए अगर बच्चों की चीज़ें वर्थ है तो उस पर आपको ध्यान दें। तो आने वाले टाइम में जो अपन विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो AI में भारत बहुत आगे हो सकता है क्योंकि हम उतने रिसोर्सेज अभी जनरेट कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सर, ये आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, इस पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। सर, हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि चाहे इसरो हो
या फिर चाहे कोई एजुकेशन में फंड्स की कमी हो, यहाँ पे हमको हमेशा फंड्स की कमी होती है, बट जब हम इलेक्शंस देखते हैं तो वहाँ पे बेशुमार पैसा बहाया जाता है। सबसे महंगे इलेक्शंस कंडक्ट करने में भारत सबसे पहले नंबर पर है। क्या लगता है आपको, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं जो चेंज होना चाहिए, या जो ये चीज़ ये कैसा होगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा। मैं इसमें थोड़ा सा ये बोलूँगा कि एजुकेशन में भी IITs NITs वगैरह को एक थोड़ा सा अपरेंट रहता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। तो IITs अब मैक्सिमम ऑफ इंस्टीट्यूट, आज मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से या एडेड इंजीनियरिंग अनएडेड इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जी। अब अनएडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत सारा टैलेंट अपने पास में है, उन टैलेंट के लिए उतनी सरकार की फंडिंग नहीं हो पाती है। आज हम लोग को हमारे रिसोर्सेज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर फंडिंग के लिए जमाना पड़ता है। अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो तो 10 एप्लीकेशन करो, उसमें से सेलेक्ट होती है, क्योंकि अभी फंडिंग के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ऐसे पोटेंशियल्स, ऐसे टैलेंट, आप अगर रैंकिंग देखोगे तो IITs में आपके पूरे बच्चे नहीं आते। 2 लाख अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 10,000 IITs में आते हैं, 10,000 अगर NIT में चलेगा 1.5। लेकिन बाकी के बच्चे तो प्राइवेट कॉलेज में ही आ रहे हैं ना, और उनके मार्क्स में आप देखोगे तो 5-10 मार्क का फर्क होता है। ऊपर के जितने बच्चे रहते हैं वो बड़ी बड़ी जगह फॉरेन निकल जाते हैं, गूगल वगैरह में चले जाते हैं। लेकिन देश में 50% बच्चे तो अपने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही काम कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा ग्रूम करना है, इनके टैलेंट को थोड़ा सा इनहेंस करना, और फंडिंग का थोड़ा सा जो है खास करके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए वो करना। फिलहाल अभी कुछ दिनों से गवर्नमेंट वगैरह ने भी इस बारे में बहुत अच्छा काम चालू किया है। बहुत सारी फंडिंग्स वगैरह वो कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी में बच्चों को एक मतलब मोटिवेशन आ रहा है, और हम लोग को भी लगता है कि चलो इनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज पे भी उन्होंने बहुत थोड़ी उदारता दिखानी पड़ेगी, और उदारता से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि उन पे विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप प्राइवेट कॉलेजेस पे विश्वास नहीं करोगे तो वो भी आपके आगे नहीं आएंगे। जनरली एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और जिस दिन वो नज़रिया बदल जाएगा भारत सही में तरक्की कर लेगा। कि प्राइवेट कॉलेज में भी देखा मैंने, ऐसे ऐसे पोटेंशियल्स है, ऐसे ऐसे टैलेंट है जो IITs और NITs के बच्चों को भी वो मात कर सकते हैं। असुरकर सर, आखिरी 2-3 सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि आपने भी बोला कि AI जो है वो हमारी ही नॉलेज गेन करता है, और वो अपने तरफ से उसको सिंप्लीफाई करके हमको बताता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है सर कि अगर मैं AI के सिस्टम में कुछ ऐसी फिटिंग डाल दूँ या कुछ ऐसा फीड कर दूँ उस केस में कि जो चीज़ हुई नहीं है कभी, या हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ मैं छेड़छाड़ करके कुछ डाल दूँ, और AI के पास जब भी वो प्रॉम्प्ट जाए तो AI वही फीड सबको दिखाए और वो नेचुरली सबको रियल लगे। AI को लेके जागरूकता बहुत ज़रूरी है। AI को पहले समझना पड़ेगा जी। जिस प्रॉम्प्ट AI की जो आप बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट AI में जनरली क्या रहता है, एक टूल रहता है कि अब जैसे आप, ये मोबाइल है जी, ये मोबाइल पे आपको जो चीज़ पसंद है उसको ना देखते हुए आपको जो चीज़ पसंद नहीं है उसको आप बार बार देख रहे थे। कि आपकी मैं जो बात कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिएगा जी। आप जो चाह रहे हैं और जो नहीं चाह रहे तो आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ओके, आप बार बार उस चीज़ को देख रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके आपके कारण उसको क्या प्रॉम्प्ट हो रहा है उसके प्रोग्रामिंग में, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है, तो वो क्या करेगा कि आपके बारे में परसेप्शन मान लेगा कि ये व्यक्ति इस तरह के आइडियोलॉजी या इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस चीज़ों में इंटरेस्टेड है। बराबर। तो आप उस तरह का नैरेटिव देंगे तो ये तो थ्रेट है ना। तो ये थ्रेट तो है जिसको हम प्रॉम्प्ट AI वगैरह में बोलते हैं, तो उसको तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। विषय यहाँ पे है कि AI इज़ बेसिकली परसेप्शन और एक्शन के लिए। AI का जो आने वाले समय में उपयोग होने वाला है जी, वो सिर्फ यहाँ तक ही मर्यादित नहीं है जी। क्योंकि हम जनरल AI की अगर बात करें तो जनरल AI में हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल लेके जाएंगे जैसे कृषि क्षेत्र हो गया। कृषि क्षेत्र में कई बार प्रेडिक्शन अपन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि इस बार फसल कैसे आएगी, मानसून कैसा होगा, कौन सी फसल होए, कैसे मार्केट रहेगा। तो किसानों के लिए ऐसी चीज़ें जो उनको एडवांस में बता सके, वहाँ पे AI का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। आप कब फसल काटे, कब का मार्केट में लेके जाए, मार्केट में रेट, ये सारी चीज़ें के जो उत्तर रहते हैं इसको जितना हम सिंप्लीफाइड करें वो कर सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैंने 3 शब्द बताया कि ट्रेनिंग आपका एक होता है,
दूसरा होता है टेस्टिंग, और तीसरा वैलिडेशन जो मशीन लर्निंग में होता है, और इस बेसिस पे ही सारे एल्गोरिथम्स उसमें बनते हैं। तो वैलिडेशंस जो होता है, वैलिडेशंस होने के बाद ही वो चीज़ें प्रॉम्प्ट होती है। तो जब अपन जागरूक होंगे, आप किसको रिफ़र कर रहे हैं इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप कौन सी वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप वेबसाइट्स खोलते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत सारी तो ये आदमी को सोचना है, ये हमारी रीजनिंग रहेंगी जी कि किस पे भरोसा करें, कौन सही है कौन गलत है। गलत चीज़ आप चुनोगे तो गलत की जगह जाओगे जी। तो ये रीजनिंग अपने को लगेगी। आसुरकर सर, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एआई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हमारे यहाँ पे, तो आप बोल रहे हैं कि बहुत बेस लेवल पे, अर्ली स्टेज पे है, वीक एआई है, बहुत वीक एआई है। जब ये सर मॉडरेट हो जाएगा या उससे हाई लेवल पे आ जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें देखने मिल सकती है हमको एआई में? और जैसे अभी अगर हम लोग सीरी को बोलते हैं, हे सीरी सेट एन अलार्म फॉर मी, तो अलार्म बराबर लगा देगी। हे सीरी वेक मी अप एट दिस टाइम, वो बराबर उस समय उठा देगी। तो अगर इससे ज़्यादा एडवांस और वो क्या कर सकती है? चलो ठीक है, मैं आप प्रश्न पूछे है तो बताइए। तो ये जिस अपन एआई पे काम करें, एक वीक एआई है जी। वीक एआई मतलब वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं जी, लेकिन वो आप थोड़ा लग्जरियस करने के लिए करेंगे। लाइट ऑफ द सीरी, राइट, आज का वेदर क्या होगा, मैच का स्कोर क्या है, ये बंद कर दो, वो चालू कर दो, प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, ठीक है। और कुछ तो भी इंटेलिजेंस जहाँ पे करना है वहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया वीक एआई। जनरल एआई में फिजित्सु करके एक जापानीज कंपनी है, उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया। अब मैं आप तो ध्यान दीजिएगा, जिस सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, वो कंप्यूटर 40 मिनट एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने में लगाता है। जो 1 सेकंड का अपने दिमाग के जो न्यूरॉन है, 1 सेकंड में जो स्टिमुलेट है, उसके लिए 40 मिनट लगते हैं। ये जनरल एआई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चाइना की डिफेंस एजेंसी, उन्होंने भी बनाया है, वो 38.6 फ्लॉप्स पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशंस पर सेकेंड रहता है। तो अपने जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, जो अभी सामान्य कंप्यूटर गीगा फ्लॉप्स पे काम कर रहे हैं, तो ये फ्लॉप्स पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड, जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसमें वो कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये इस पे वो काम कर रहा है। पेटा 38.6 पेटा फ्लॉप्स पर सेकेंड, मतलब 10⁻15 के करीब होता है। अब इससे 1000 गुना ज़्यादा अपने दिमाग में कैलकुलेशंस होते हैं। आप टू व्हीलर चलाते हैं जी, आप टू व्हीलर चलाते वक्त आप सोचो कि टू व्हीलर, अभी सीरी एलन मस्क को बोलो कि ऑटोमेटिक टू व्हीलर बनाए, हाँ, सेल्फ ड्राइविंग टू व्हीलर नहीं बन सकती, क्योंकि वो आप जब ड्राइविंग कर रहे हो ना, आप टू व्हीलर जब ड्राइव करते हो तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड वो आपके ब्रेन करते रहता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि बैलेंस भी कर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, स्पीड, बैलेंस और सारी चीज़ों के बीच में आपका दिमाग कैलकुलेट करते रहता है। अब देखिए, आपको बैलेंस भी कर रहा है, आगे भी कर रहा है, और आजू बाजू की सारी चीज़ों के बीच में से आपको सही लेके जा रहा है। तो इतने जटिल जो कैलकुलेशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, वो आपके सुपर एआई है ना, सुपर एआई में होंगे। तो अभी तो हम जिस चीज़ के लिए 1 सेकंड में अपना दिमाग सोच लेता है, उसके लिए वो 40 मिनट लगा रहे हैं। मैं दिमाग की बराबर कर, एआई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि कंप्यूटर्स जो है, वो सिस्टम्स जो है, मशीन्स है, मशीन्स बिहेव्स लाइक एन ह्यूमंस, राइट, ये उसका मेन डेफिनेशन है। तो इसी डेफिनेशन पे अगर हम नीचे आते हैं, तो जो सुपर एआई की जो बात कर रहा हूँ मैं, सुपर एआई में जो ड्राइवरलेस टू व्हीलर जिस दिन बन जाएगी, तो वो आपका सुपर एआई हो जाएगा। तो ये सुपर एआई मतलब आपके कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, और ये एआई आने वाले टाइम में जो इसमें आगे बढ़ जाएगा, जो भी देश, वो देश इस दुनिया में राज करेगा। जिसके बारे में एलन मस्क बात कर रहा है, वो ये सुपर एआई है। और रहा सवाल पूरी दुनिया को तबाही होने का, तो प्रकृति अपने आप में सबसे बड़ी है, उससे ऊपर कोई नहीं है। और उसने अगर इंसान को बनाया, तो आदमी ने नहीं बोलना चाहिए आदमी ने एआई को बनाया, आदमी ने एआई को बनाया, लेकिन आदमी को प्रकृति ने बनाया, और प्रकृति से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस दिन वो चाहे तो सारी चीज़ें तबाह कर सकते हैं। सर, जैसे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, वो एआई सीखने के लिए कैसे अपना करियर उसमें परस्यू कर सकते हैं?
क्योंकि अभी लोगों के मन में ये है कि एआई सीख के हमको क्या मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इंजीनियरिंग कोई करता है तो उसको पता है कि मेरे को केमिकल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल करना है, मेटलर्जी में जाना है, उसके पास बहुत बड़ा ये होता है ऑप्शंस, उनको पता है मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। बट अभी एआई से रिलेटेड ऐसा कुछ इतना आता नहीं है लोगों को कि मेरे को क्या करना चाहिए और कैसे परस्यू करना चाहिए। तो उन यंग बच्चों को आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से अपने करियर को एआई में अगर आपको बनाना है तो किस पाथ के थ्रू आप परस्यू कर सकते हैं? एआई किसी भी ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है। कंप्यूटर साइंस में पाइथन की कोडिंग है, डेटा साइंस है जी। आपको सिर्फ टूल्स यूज़ करने हैं, टूल्स भी बहुत सिंपल है जी। और एआई किसी स्पेसिफिक ब्रांच का नहीं है। राइट। वो हर ब्रांच पे यूज़ होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में एआई का बहुत यूज़ होता है। सिविल इंजीनियरिंग होगा और स्टॉक मार्केट होगा, तुम्हारा इंग्लिश में हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उसके बाद में आपका स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में, कॉमर्स में हो सकता है, इवन स्पोर्ट्स में एआई यूज़ होता है, उसके बाद में मेडिकल में यूज़ होता है, डेंटल में यूज़ होता है। एआई का मेन उद्देश्य वो टेक्नोलॉजी है जो आपके डिसीजन मेकिंग, जहाँ जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग होगी उस डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इफ़िशिएंट बनाने के लिए और कम समय में सही निर्णय लेने के लिए एआई टूल्स का वापर होता है। एआई वैसा ही है जैसे आपको कोई भी चीज़, आप किसी दुकान में जा रहे हैं जी, है ना, आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं, कोई 3 कपड़े पसंद आ गए। अब 3 कपड़े में से पसंद आने के बाद मतलब जो हाइपोथेसिस होती है, प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी का सारा खेल होता है। निर्णय अपन जो लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो अपन उसको उपयोगी मानते हैं। 3 कपड़े हैं, आपको उन तीनों की प्रोबेबिलिटी 0.333% आ जाएगी। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आपको लेना है कि मैं इसमें से कौन सा लूँ। आपके बजट में भी बैठ रहा है, आपकी चॉइस भी अच्छा है, आपका कलर्स भी अच्छा है। तो आप क्या करते हैं, आप मम्मी को फोन लगाएंगे या फैमिली में बस। तो मम्मी कौन है? मम्मी या आपका फ्रेंड कौन होता है? मम्मी या आपका वो फ्रेंड होता है, वो उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट रहता है। तो उसका जो सजेशन है, उसका जो निर्णय है वो उसमें मान होता है। तो जो 3 थे ABC, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी थी और कोई भी चीज़ को आप तब एक्सेप्ट करते जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर हो या ज़्यादा हो, 0.5। तो वहाँ पे जैसे 3 आ गए, तो तीनों में से अब क्या होगा कि आपने मम्मी से पूछा कि ए ले लो, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है ए ले लो, तो बी और सी की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, आपने उसको बाजू कर दिया, ए को सिलेक्ट किया। निर्णय कैसे लिया आपने? निर्णय लिया किसी से एक्सपर्ट ओपिनियन लेके। तो यहाँ पे जो एआई की भूमिका है उस एक्सपर्ट की है और एआई भी इसी तरीके से निर्णय लेता है। अब आपको कपड़े से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो आप मम्मी से पूछोगे, है ना। करियर से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो किससे पूछोगे? टीचर से पूछोगे या कोई एक्सपर्ट उसमें होगा। राइट। ठीक है। शिक्षा से संबंधित हो तो शिक्षा के किसी तज्ञ को पूछेंगे। मेडिकल से लेके कोई आपको निर्णय लेना होगा तो आप डॉक्टर से जो क्रॉस ओपिनियन लेते हैं। स्पोर्ट्स में रहेगा तो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट से रहता है। तो ये सारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उसके एक्सपर्टाइज जो होता है वो एक्सपर्टाइज का निर्णय अपन इसलिए लेते हैं कि जो भी अपन निर्णय ले वो सही निर्णय ले और उस सही निर्णय के ऊपर ही अपना सामने की चीज़ें होती है कि अपन बोलते हैं कि मैंने एक सही निर्णय लिया। तो ये सही निर्णय लेना किस चीज़ से होता है? ये बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे पूछ के अपन लेते हैं। तो ये पूछ के लेना मतलब ही एक एआई हो गया। एआई भी ऐसा ही काम करता है। जितना भी डेटा होता है, जितनी भी हिस्ट्री होती है, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे वो निर्णय लेता है। जैसे आप पूछ लोगे कि इन तीनों में से कौन सा कलर, आपने अभी मम्मी नहीं है, अब आगे आने वाले टाइम पे मम्मी की जगह पे आप पूछोगे एआई लोगे, एआई सिरी टोल्ड मी विच ड्रेस इज़ वेरी गुड, मेरे को इन तीनों में से कौन सा अच्छा ड्रेस लग रहा है। तो एआई बताएगा। फिर एआई कैसे बताएगा कि वो आपकी चॉइस, आपके दिखना, आपका कलर, कैसी पर्सनालिटी, उसके हिसाब से बता देगा कि इसमें से। तो वो ही काम एआई करने वाला है। क्योंकि कोई भी हर क्षेत्र में ज्ञानी नहीं रह सकता। आप मेरे को एजुकेशन में पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को पूछोगे कि मुझे आप क्रिकेट के बारे में बताओ तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। ये आप जाके उनसे पूछो, है ना। तो ये सारे निर्णय लेने में एआई का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसीलिए इसका हर क्षेत्र में आपको एक व्यवसाय भी डालना है तो उसमें आप एआई होगा। अब आपको यहाँ पे न्यूज़ चलाना है, कौन सी न्यूज़ चला है, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, लोगों में क्या जिज्ञासा है। आप आज एजुकेशन पे हैं, आपने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि हर किसी को जिज्ञासा है एआई जानने के लिए। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में किसने प्रोत्साहित किया? एआई ने नहीं, ट्रेंडिंग ने। ओके। तो आने वाले टाइम में
AI आप इसमें यूज़ कर सकते हो कि मैं किसको बुलाऊं, ठीक है। अब आपने मुझे जानते थे, आपको लगे कि इस क्षेत्र में कौन है उसको बुलाओ, बराबर। तो ये सारी चीज़ आपकी आप AI से करोगे, क्योंकि हर किसी का डेटाबेस, हर किसी की इंफॉर्मेशन, हर किसी का एक्सपर्टाइज, हर किसी की वो उस तरह की चीज़ें वो सब उपलब्ध हो जाएगी। उसके हिसाब से हर कोई निर्णय ले सकता है। तो 10 लोगों को पूछने के बजाय आप AI से पूछो, 2 मिनट में निर्णय लो, काम खत्म। वैसे बिजनेस डालना है, कौन सा बिजनेस डालूं, क्या करना है मुझे, कैसा करना है, तो AI को पूछेंगे क्या लोगों की टेस्ट चल रही, क्या चल रहा है। आजकल खाने की दुकान खुल रही है तो हर कोई खाने की दुकान खोल रहा है जी। ऐसा नहीं होता है। तो वो बताएगा कि इतनी दुकान है, ये यहाँ का पब्लिक परसेप्शन है, लोगों को ये पसंद है। या फिर आपको बोलेंगे कि नहीं आप ये मियान में खोलो, मियान में बहुत ग्रो हो रहा है, वहाँ इतनी इंडस्ट्रीज आ रही है और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, तो हर किसी को देखोगे तो आप अपने साउथ अंबाजारी रोड पे ही पूरे फूड स्टॉल खोल दिए, तो AI बताएगी कि भैया तू साउथ अंबाजारी रोड पे मत खोल, कुछ जाके मियान साइड में भी खोल, वहाँ पे भी अच्छा डिमांड है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता को बहुत हर क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता को आप ईजी कर देगा। ईज कर देगा जी सर, एकदम आखिरी सवाल, और ये बहुत अहम है सर। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स आ गई है, अभी एक कंपनी ने तो ड्राइवरलेस प्लेन भी बना दिया, तो क्या ये प्लेन्स कमर्शियली भी AI कंट्रोल करेगा आने वाले समय में? अभी इसमें कैसा है कि आप ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं तो ये सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो कार वगैरह की बात करते हैं, मुझे अभी मेरा मानना है कि भारत की जो ड्राइविंग इन्वायरमेंट है या जो कंडीशंस है, ये बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में मान के चलता हूँ ट्रैफिक कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे ड्राइवरलेस कार के लिए तो आने वाले 10 से 15 साल में कोई स्कोप नहीं है, और जब आएगा तो बहुत सामने की बात होगी। तो फिलहाल तो मैं नहीं मानता कि कोई ड्राइवरलेस कार नागपुर में या अपने इंडिया में एग्जिस्ट कर सकती है। इवन बहुत सारे कंडीशंस में वहाँ पे आपको अगर बहुत कंस्टेंट्स बहुत ज़्यादा है, आप खुद जानते हैं अपने कोई भी इंडियन कंडीशंस में ड्राइविंग कंस्टेंट्स बहुत ज़्यादा है। लोगों का जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग और कोई भी ड्राइविंग कंडीशन के लिए जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पैटर्न बहुत गलत होता है। कोई भी बराबर फॉलो नहीं करता। रोड पे आप चल रहे हैं, टू व्हीलर वाला इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, इस तरह चलता है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है 10 साल के लिए कोई ड्राइवरलेस कार इंडिया में एग्जिस्ट करेगी। वो प्रोटोटाइप हो सकता है, चला रहे हैं, जैसे VNIT का कैंपस है, उस विद इन कैंपस वो चला सकते हैं, या कोई बड़ा कैंपस है वहाँ वो चला सकते हैं, लेकिन सिटी के अंदर फिलहाल नहीं। ड्राइवरलेस मेट्रो हो सकती है, ड्राइवरलेस ट्रेन हो सकती है, लेकिन ड्राइवरलेस कार फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने यंग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवालों के भी जो जवाब बहुत अच्छे से दिए। बहुत लोगों के मन में जो AI को लेके धारणा थी उसको आपने अच्छे से एलॉबरेट करके कोशिश की है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी व्यक्ति ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञानी कोई नहीं होता, राइट है ना। जितना उसको आता है उस डोमेन के हिसाब से वो चीज़ें बोलता है, और इसीलिए अपन AI पे डिपेंडेंट करते हैं। मैंने कोशिश की कि आपके सारे प्रश्नों को मेरे हद तक मतलब मेरे से उसको ये करूं, और मैंने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर गजेंद्र असुरकर सर, जिन्होंने AI के बारे में हमको बहुत इलाबरेट कर बताया कि AI किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, AI किस तरीके से मैनकाइंड की मदद कर सकता है, और किस तरीके से AI के ज़रिए आप अपने जो डे टू डे काम है वो कितनी आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन टॉक में आगे और किसी गेस्ट को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके फील्ड में क्या क्या आगे इनोवेशंस हो रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।